गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कोलराउस नियम और विद्युत बैटरियों में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो उसमें ही ईंधन सेल और है जो कि टॉपिक रह गया था, ईंधन सेल या फ्यूल सेल या H2O2 सेल। ठीक है, ये वो सेल होते हैं जो ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। वे वोल्टिक सेल, वोल्टिक या गैल्वेनिक, ठीक है, वो वोल्टिक सेल जो ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, उन्हें ईंधन सेल कहते हैं। क्या बनावट है इसकी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ईंधन सेल में 3 चैम्बर होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, मध्य वाले भाग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र जलीय विलयन भरा होता है। लेफ्ट में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और ये एनोड का काम करता है। एनोड हमेशा नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में। और यहाँ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है और ये पॉजिटिव कैथोड का काम करता है। ये छड़, ये प्लेटिनम से लेपित कार्बन सरंध्र इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम ब्लैक से लेपित कार्बन सरंध्र इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ KOH का जलीय विलयन भरा हुआ है, सांद्र जलीय विलयन, जो कि विद्युत अपघट्य का काम करता है। लास्ट में हमें जल की प्राप्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है ऐसा वोल्टिक सेल जो ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये ईंधन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले KOH यहाँ पर विद्युत अपघट्य का काम करेगा, टूटेगा K पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। फिर उसके बाद एनोड पर रिएक्शन होगी, एनोड रिएक्शन। एनोड पर कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ये KOH से प्राप्त होने वाले OH से क्रिया करेगा तो एक H 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2H 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ये 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक H 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2H 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2H प्लस और 2H नेगेटिव जल बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है। ठीक है स्टूडेंट, H प्लस OH नेगेटिव 2H प्लस 2H नेगेटिव यानी 2 जल के अणु। ऐसे ही कैथोड पर रिएक्शन होगी, कैथोड रिएक्शन। कैथोड पर ऑक्सीजन गैस है। अब यहाँ पर जो जल है वो जल KOH में ही जल होता है, इसका जलीय विलयन है, वो इसके ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। जल एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 कितने लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो OH 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 और OH, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो एक OH 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4 OH 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये हो जाएंगे 4 OH नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन राइट में है। तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2H2 प्लस में 2 दूनी 4 OH नेगेटिव प्लस में 2 दूनी 4 H2O प्लस में 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन। और ये है ही O2 प्लस में H2 और H2O 2H2O प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 OH नेगेटिव। जो लेफ्ट में है वो राइट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ये लेफ्ट में, वो राइट में कैंसिल हो गए। जल के 2 अणु हैं, ये जल के 4 अणु हैं तो 2 बच जाएंगे, 4 में से 2 गए। तो ओवरऑल आया क्या, रिएक्शन क्या आ रही है, 2H2 जो लेफ्ट में है उसको लिख लो, 2H2 ये कट गया प्लस में O2 ये कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 2H2। तो लास्ट में जल बन रहा है। तो इस प्रकार से ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये ईंधन सेल था। उसके बाद हम बात करते हैं निकिल कैडमियम सेल की। निकिल कैडमियम सेल भी ऐसा ही है, उसमें भी 3 चैम्बर होते हैं और बीच वाले भाग में KOH भरा होता है। लेफ्ट में कैडमियम की छड़ होती है जो एनोड का काम करती है और राइट में निकिल डाइऑक्साइड की जालीदार छड़ होती है जो कि कैथोड का काम करती है। निकिल कैडमियम सेल ये भी द्वितीयक सेल है जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं और एक बार खराब होने के बाद इनको चार्ज किया जा सकता है। ठीक है,
तो इसमें भी QH भरा होता है, बीच वाले चैम्बर में विद्युत अपघटे का काम करता है। ये टूटेगा K प्लस OH नेगेटिव, वही एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन कैडमियम जो है QH से प्राप्त होने वाले OH नेगेटिव से क्रिया करेगा, तो कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कैडमियम +2 इससे क्रिया करेंगे तो कैडमियम OH की होल ट्वाइस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा त्यागे हैं, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण में परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वो त्याग रहा है। अब कैथोड पे क्या होगा, अपचयन होगा। कैथोड में ये निरावेशन की अभिक्रिया है, ये निरावेशन की अभिक्रिया है डिस्चार्जिंग की, और ये चार्जिंग का उल्टा होती है। अब कैथोड में क्या होगा, निकिल डाइऑक्साइड की जालीदार छड़ जो होती है, कैडमियम की छड़ तो एनोड का काम करती है और निकिल डाइऑक्साइड की जालीदार छड़ कैथोड का। तो ये क्या करेगा, जल के अणु इससे क्रिया करेंगे, क्योंकि QH में जल भी है HOH, इसके द्वारा कैडमियम द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेंगे, ग्रहण करेंगे, क्योंकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। अपचयन में छड़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेती है, तो OH OH, एक O और H, एक O और H, 4 OH हो गए। तो निकिल जो है OH यानी कि ये हो जाएगा NiOH की होल ट्वाइस प्लस में OH और OH 2 OH हैं, दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव, क्योंकि ये O NiOH NiOH और बाकी कितने बच गए 2H, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2H नेगेटिव। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट को मिलाओ, नेट सेल अभिक्रिया, निरावेशन अभिक्रिया में नेट रिएक्शन, एनोड और कैथोड को मिला दो, नेट हो जाएगी, कुल हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये लेफ्ट में है, वो राइट में कैंसिल हो जाएंगे। 2H नेगेटिव लेफ्ट में है, वहाँ पर राइट में कैंसिल हो जाएंगे, कट गए। बचा क्या, कैडमियम प्लस में NiO2 प्लस में H2 और H2O 2H2O इज इक्वल टू कैडमियम OH की होल ट्वाइस प्लस में निकिल OH की होल ट्वाइस। जो लेफ्ट में है, अब तीर के निशान से पहले हैं उनको लेफ्ट में लिखो, और जो तीर के निशान के बाद में हैं उनको एक साथ लिखो राइट में। ठीक है, यह है निकिल कैडमियम सेल में डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। चार्जिंग में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो उत्पाद हैं वो अभिकारक हो जाएंगे और जो अभिकारक हैं वो उत्पाद हो जाएंगे। जो राइट में है वो लेफ्ट में लिखे जाएंगे और जो लेफ्ट में है वो राइट में लिखे जाएंगे। तो आवेशन निरावेशन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं संचारण की। संचारण, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, संचारण या कोरोजन। संचारण वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं नमी की उपस्थिति में वायुमंडलीय गैसों से क्रिया कर लगातार क्षयित होती रहती हैं, उसे संचारण कहते हैं। दोबारा सुने, वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं नमी की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन या वायुमंडलीय गैसों से क्रिया कर लगातार क्षयित होती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, उसे संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत का जमा हो जाना, चांदी का काला पड़ जाना, लोहे का पर जंग लगना, ये सारे संचारण हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक संचारण। विद्युत रासायनिक संचारण जो कि लोहे पर जंग लगने को समझाएंगे, विद्युत रासायनिक संचारण। इसमें एक एनोड बन जाता है, एक कैथोड बन जाता है और एक विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक संचारण में। ठीक है, विद्युत रासायन लोहे पर जंग लगने को समझाएंगे और लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक संचारण है। ठीक है स्टूडेंट, उसमें एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा। ठीक है, अब जो लोहा होता है जैसे ये है, तो लोहे पर ये जो बूंद है, ये बूंद है, नमी है, तो इसमें CO2 भी होती है और O2 भी होता है और जल भी होता है। ठीक है, अशुद्ध लोहा जो है, शुद्ध लोहा तो एनोड का काम करेगा, शुद्ध लोहा एनोड का काम करता है हमेशा, और अशुद्ध लोहा जो होता है वो कैथोड का काम करता है, अशुद्ध लोहा। ठीक है, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और ये जो नमी है जिसमें CO2 और जल भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य का काम करता है, विद्युत अपघट्य
का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा, एनोड रिएक्शन होगी, एनोड रिएक्शन, वो एनोड रिएक्शन और कैथोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड शुद्ध लोहे का है तो शुद्ध लोहा Fe है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। फिर कैथोड रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन, कैथोड में क्या है, जल और CO2 आपस में क्रिया करेंगे तो ये बनेगा H2CO3 और H2CO3 टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस में CO3-2 कार्बोनिक। अब ये H+ जो है, ऐसे बहुत सारे H+ बने, 2 ही नहीं बने, बहुत सारे बने। अब कैथोड रिएक्शन स्टार्ट होगी, ये मान लो 4H+ है, हमने 2 और H+ ऐड कर दिए, बहुत सारे H+ बने। ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन लेके उदासीन हो जाएंगे H में, और ये H जो बना है ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और ये बनाएगी जल, H2, जल के दोनों बैलेंस कर लेना, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कैथोड पर कुल रिएक्शन क्या है, 4H लेफ्ट में या 4H राइट में है, कट गए। ठीक है, और 4H प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस में O2 इज इक्वल टू 2H2O, ये कैथोड की कुल रिएक्शन है। ठीक है, अब कैथोड की कुल रिएक्शन में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो, और एनोड की कुल रिएक्शन में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें समीकरण 1 को बैलेंस करना है 4 इलेक्ट्रॉन, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर और 1 2 में जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करें, समीकरण नंबर 1 ये है, इसको हम 2 से गुणा करें क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें 4 करने क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एनोड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रिएक्शन में 4 है, तो इसको 2 से गुणा करें, बैलेंस हो जाए। तो इसको 2 से गुणा करने पर तो 2Fe इज इक्वल टू 2Fe+2 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम ये वाली समीकरण लिखेंगे, ये एनोड वाली है, अब हम कैथोड वाली लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। कैथोड वाली क्या है, 4H प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस में O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब काटापीटी कर लो, जो लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन, राइट के 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। ठीक है, बचा क्या, जो बच गया उसको लिख दो, 2Fe प्लस में 4H प्लस में O2 इज इक्वल टू 2Fe+2 प्लस में 2H2O। ठीक है स्टूडेंट, हमने मिला दिया, टोटल नेट रिएक्शन हो गई। अब ये बना है फेरस, इसके 4 आयन, जल के पहले तो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और जल के 4 अणुओं से क्रिया करेंगे, तो ये बन जाएगा 2Fe2O3 प्लस में 8H पॉजिटिव, ये बन जाएगा 8H पॉजिटिव, क्योंकि देख लो बैलेंस कर लो, 2 दूनी 4 Fe, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन तो ये हैं और 2 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने, 4 दूनी 8, तो 8H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन गया फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जल के 3 अणुओं से क्रिया करेगा और ये हो जाएगा Fe2O3 प्लस में डॉट 3H2O, ये होता है जंग लगा हुआ लोहा। यानी कि पहले Fe जो है फेरिक ऑक्साइड में बदलेगा, फिर उसमें जल के अणु जुड़ जाएंगे, ये होता है जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ लोहा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसका संचारण होगा, ये धीरे धीरे क्षयित होता चला जाएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ठीक है स्टूडेंट, अब संचारण के उपाय, कि संचारण के क्या उपाय होते हैं, कैसे बचा जाता है संचारण से। सबसे पहले है अवरोधक परत द्वारा, अवरोधक संचारण, अवरोधक परत बना के, अवरोधक। फिर होता है बलिदानी सुरक्षा, बलिदानी सुरक्षा, ये उपाय है संचारण के। अवरोधक परत बनाकर, बलिदानी सुरक्षा और विद्युतीय सुरक्षा, विद्युतीय सुरक्षा। सबसे पहले बलिदानी में ऑयल लगा देते हैं धातु के ऊपर, या फिर ग्रीस लगा देते हैं। धातु के ऊपर ऑयल या ग्रीस लगाने से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता और वो क्षयित नहीं होती, बच जाती है, उसका क्षय होने से बच जाता है। ऑयल या ग्रीस लगा दें, अगर ऑयल या ग्रीस की लेयर चढ़ा दें धातु पर तो उसका संचारण नहीं होता, इसे अवरोधक संचारण, अवरोधक रक्षण कहते हैं। बलिदानी सुरक्षा में क्या होता है, जिस धातु को बचाना है उसके ऊपर ऐसी धातु लगा दी जाती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर हो। जैसे लोहे से जो ऊपर होगी धातु, जो हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई थी,
लेके बच्चे सरदर्द का नाम मांगे अलार्म मंजूर करो फरियाद। ठीक है, Fe से ऊपर जो आती है धातु वो Fe के ऊपर लोहे के ऊपर लगा दो, क्योंकि जो Fe से ऊपर आती हैं वो ऑक्सीकृत हो जाती हैं, यानी ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु का अपचयन करती है और नीचे वाली धातु ऊपर वाली का ऑक्सीकरण करती है। तो जिनका मानक अपचयन विभव ज़्यादा नेगेटिव होता है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से ऊपर आती हैं वही लोहे पर चढ़ाओगे। अगर उस धातु की परत चढ़ाओगे तो जब तक उस धातु की परत चढ़ी हुई है लोहे के ऊपर तब तक लोहा सुरक्षित रहेगा, उसका संचारण नहीं होगा, क्योंकि वो खुद क्षयित होगी। वो धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर है उसका खुद नष्ट होगी, वो खुद का बलिदान करेगी और लोहे को बचाएगी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो धातुएं जो लोहे से ऊपर हैं, अगर उनकी लेयर चढ़ा दी जाए, परत चढ़ा दी जाए लोहे के ऊपर, तो लोहे का संचारण होने से रक्षण हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी लोहे की, लेकिन वो खुद संचारित होगी, खुद क्षयित होगी। इसे कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। नहीं, वो खुद का बलिदान कर रही है और लोहे को बचा रही है। ठीक है, इसे कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। ठीक है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। उसके बाद है विद्युतीय सुरक्षा। वही विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो धातुएं जो लोहे से ऊपर है या जिनके मानक अपचयन विभव का मान ज़्यादा नेगेटिव है, जो आसानी से लोहे की तुलना में ऑक्सीकृत हो जाती हैं, क्योंकि खुद ऑक्सीकृत होंगी, बस लोहे का ऑक्सीकरण नहीं करवाना, इसका अपचयन करवा तो बच जाएगी। लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, ऑक्सीकरण होते ही नष्ट होता चला जाएगा। ऑक्सीकरण होते ही नष्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन देगा तो वेट कम होता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा ये। तो इसका अपचयन करवाना है। जैसे जमीन के अंदर जो पाइप होते हैं, जैसे जमीन के अंदर पाइप होते हैं, जैसे ये लोहे का पाइप है, तो हम इसको अगर लोहे जिंक से जोड़ दें, जैसे ये जिंक है, जिंक धातु के टुकड़े से जोड़ दें, जिंक धातु के टुकड़े से जोड़ दें, एक तार के माध्यम से जोड़ दें। ठीक है, तो जिंक धातु का टुकड़ा, ये धातु का टुकड़ा है जिसकी मानक अपचयन विभव ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये ऑक्सीकृत होगा। धातु का टुकड़ा तो ये एनोड का काम करेगा, यानी इसका तो होगा ऑक्सीकरण, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये तो क्षयित होगा और इसका कैथोड बनेगा और इसका होगा अपचयन, लोहे का होगा अपचयन। बस अपचयन होना चाहिए, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। तो लोहे का क्षरण होने से या इसका क्षय होने से बच जाएगा, क्योंकि ये कैथोड का काम करेगा तो इसका अपचयन होगा। तो हमने क्या किया, लोहे के पाइप को या लोहे के कोई टैंक को बचाना है, उसके जंग लगने से बचाना है, तो धातु के ऐसे टुकड़े से जोड़ दें जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर है, तो वो धातु का टुकड़ा एनोड का काम करेगा और ये लोहे का पाइप कैथोड का। तो कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो ये बच जाएगा, इसका संचारण नहीं होगा। इसे कहते हैं विद्युतीय सुरक्षा या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट आपका यहीं समाप्त होता है। एक दो मैं एग्जाम्पल कर लेते हैं स्टूडेंट, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, दो, बाकी बाद में देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, एल्युमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम का 1 मोल बना रहा है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में 40.5 ग्राम एल्युमिनियम को एकत्रित करना है हमें कैथोड पर। 40.5 ग्राम एल्युमिनियम को कैथोड पर एकत्रित या निक्षेपित करने के लिए हमें कितने आवेश की आवश्यकता होगी, उसका हमें कैलकुलेशन करना है। स्टूडेंट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.023 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 6.023 गुणा 10⁻23, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। टोटल आता है कैलकुलेशन करने पर 96,500 कूलम। इसे हम फैराडे नियतांक कहते हैं, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है 96,500 कूलम। तो यहाँ पर एल्युमिनियम के 1 मोल को निक्षेपित करने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 96,500 कूलम। तो चूंकि हम जानते हैं 1
मोल जो होता है वो उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के बराबर होता है। तो एल्युमिनियम का जो परमाणु भार है वो 27 है, तो इसके ग्राम परमाणु भार के बराबर है इसका 1 मोल। तो हम लिखेंगे ये 27 ग्राम, 1 मोल का मतलब 27 ग्राम एल्युमिनियम इकट्ठा हो रहा है कैथोड पर। तो लिखेंगे हम 27 ग्राम एल्युमिनियम को निक्षेपित करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी कितने की, यानी कि 1 मोल का आवेश है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 96,500, तो 3 मोल का कितना होगा, 3 गुणा में 96,500 कूलम आवेश की जरूरत पड़ेगी। हमें कैथोड पर अगर 27 ग्राम एल्युमिनियम इकट्ठा करना है तो हमें इतना कूलम आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा। और अगर हमें 1 का करना है, 1 ग्राम एल्युमिनियम का, तो 3 गुणा में 96,500 बटे में 27, और हमें कितना दे रखा है, 40.5 ग्राम एल्युमिनियम निक्षेपित करना है या इकट्ठा करना है। तो 3 गुणा में 96,500 बटे में 40.5, ये आ जाएगा लगभग 4.342 गुणा 10⁵ कूलम। इतना आवेश चाहिए, 4.342 गुणा 10⁵ कूलम आवेश हमें प्रवाहित करना पड़ेगा 40.5 ग्राम एल्युमिनियम को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक चालकता सेल है, एक चालकता सेल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.1 मोल पर लीटर, एक चालकता सेल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन भरा है, जिसका प्रतिरोध है 85 ओम। प्रतिरोध का मान है 85 ओम और विशिष्ट चालकता का मान है 1.29 गुणा 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक चालकता सेल 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसमें 0.1 मोल पर लीटर सांद्रता का केसीएल विलयन भरा है, जिसका प्रतिरोध है 85 ओम और विशिष्ट चालकता कैपा है 1.29 गुणा 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसमें ही इसी चालकता सेल में हमने एक अन्य विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाया, अन्य विद्युत अपघट्य यानी केसीएल में एक अन्य विद्युत अपघट्य मिलाया जिसकी सांद्रता है 0.052 मोल पर लीटर और प्रतिरोध है 96 ओम। ठीक है, तो हमें इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में केसीएल के लिए हमें दे रखा है सांद्रता का मान 0.1 मोल पर लीटर, हमें दे रखा है प्रतिरोध का मान 85 ओम, हमें दे रखा है चालकता का मान 1.29 गुणा 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हम जानते हैं विशिष्ट चालकता कैपा बराबर होती है सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, सेल स्थिरांक x बटे में प्रतिरोध r। इसको कैपा को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है, हमें विशिष्ट चालकता का मान दे रखा है 1.29 गुणा 10⁻⁻2, हमें x निकालना है, सेल स्थिरांक निकालना है, प्रतिरोध हमारे पास है 85, तो x बराबर आ जाएगा 1.29, ये वहाँ चली जाएगी टर्म, गुणा में 10⁻⁻2 गुणा में 85, ये आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेल स्थिरांक का यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे पास सेल स्थिरांक आ गया। अब दूसरी कंडीशन है, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। दूसरी कंडीशन में हमने एक अन्य विद्युत अपघट्य मिलाया, दूसरी कंडीशन में। सेकंड कंडीशन, C का मान जिसकी सांद्रता दे रखी है 0.052 मोल पर लीटर और प्रतिरोध दे रखा है 96 ओम। हमें इसकी मोलर चालकता निकालनी है। तो सबसे पहले वही विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे में प्रतिरोध, सेल स्थिरांक का मान तो आ ही चुका है हमारे पास 1.1 फिक्स रहेगा। वही कंडीशंस, सांद्रता चेंज हो सकती है लेकिन सेल तो वही है L/A। सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल वही है, उसका सेल स्थिरांक फिक्स है, तो सेल स्थिरांक 1.1। अब प्रतिरोध का मान बढ़ गया 96,
तो कैपा आ जाएगी 1.145 गुणा 10 की घात -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे पास कैपा विशिष्ट चालकता आ गई सेकंड कंडीशन की, तो हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी होती है कैपा गुणा में 1000 बटे सी। कैपा का मान आ गया 1.145 गुणा 10 की घात -2 गुणा में 1000 बटे में सी का मान है। दूसरे विलयन की जो सांद्रता है 0.052, ये आ जाएगा 220.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोलर चालकता की इकाई है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये करवा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने मोलर चालकता निकाली। सबसे पहले हमारे पास पहली कंडीशन में जो सांद्रता थी ये दे रखी थी 0.1 और प्रतिरोध दे रखा था 85। तो हमने कैपा बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध सूत्र से हमने क्या किया, सेल स्थिरांक का मान निकाल लिया। पहली कंडीशन में 1.1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने दूसरी कंडीशन में कैपा का वही सूत्र लगाया है, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। फिर हमने क्या किया, कैपा का मान निकाल लिया था। ठीक है, कैपा का मान हमने दूसरी कंडीशन में निकाल लिया था, क्योंकि एक्स सेल स्थिरांक तो हमने पहली कंडीशन में यहाँ निकाल लिया था, हमने यहाँ से निकाल लिया था। कैपा का पहले यहाँ पर विशिष्ट चालकता का मान दे रखा था, हमने यहाँ से सेल स्थिरांक, क्योंकि आर का मान यहाँ 85 है तो एक्स निकाल लिया 1.1। दूसरी कंडीशन में 1.1 दे रखा है सेल स्थिरांक और प्रतिरोध दे रखा है, तो कैपा ने आ गई 1.145 गुणा 10 की घात -2। फिर हमने इसमें से कैपा आ गई हमारे पास, तो लैम्डा एम निकाल ली हमने 220.2। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। स्टूडेंट, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे बहुत कम हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब करो और प्रॉब्लम्स अपनी कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।